हाय एवरीवन। ये सीसेट इनिशिएटिव का पार्ट 2 है। हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने कॉम्प्रिहेंशन में जो जो मेन चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, उन सबको डिटेल में समझाया था। जैसे अजम्पशन रहेगा तो क्या करना है, इन्फ्रेंस क्या होता है, क्रक्स ऑफ पैसेज में आपको क्या देखना होता है, इसके बाद इम्प्लीकेशन पूछेगा तो क्या करना है, कॉरोलरी पूछता है तो क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, रैशनल मैसेज, क्रूशियल मैसेज पूछता है तो आपको क्या देखना चाहिए। इन सब कीवर्ड्स को आप एक बार समझ लो, बिकॉज जो आपका पैसेज रहता है उसमें जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर खोजना होता है उनमें इन टेल वर्ड्स का काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दिया था, जब भी आप सीसेट के पैसेज सॉल्व करो तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो। सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है। पहले आप ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। प्लस आपको ऑप्शन में बहुत से कीवर्ड्स ऐसे मिलते हैं, बहुत से हिंट्स ऐसे मिलते हैं जिनके बेसिस पे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। इसके बाद जब भी आप ऑप्शन पढ़ो तो कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आपको दिखे, कहीं ओवर एम्फेसिस कर रहा हो, इन सब कीवर्ड्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है। नेक्स्ट आप पैसेज के जो भी आंसर को पिक करो वो वाइडर होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। मैंने इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके साथ जो ये एक्स्ट्रा पेज है ना, मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा, बिकॉज जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिया गया है आपको पेपर में, आपको ऑप्शन में वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मिलें लाइक ओनली, ऑलवेज, ऑल, नेवर, नो, नो वन, एंटायरली, ऑल टुगेदर, सडनली, इम्पॉसिबल, कैन नॉट, लार्जेस्ट, ड्रास्टिकली। तो जो ये कीवर्ड्स हैं, जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, आप ऐसे ऑप्शन में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्शन जो होते हैं वो गलत होते हैं। उसके बाद कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ एम्पावरिंग वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबिलिटी, हार्मोनाइज करना, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्पावरमेंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इनेबलिंग प्रोविजंस। तो जो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्ड होते हैं, वो नॉर्मली सही होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अडाप्शन हो गया, मिटिगेशन हो गया, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ये सारे कीवर्ड्स नॉर्मली सही होते हैं। कुछ आपको माइल्ड कीवर्ड मिले, फॉर एग्जांपल कैन भी मिले, मे भी मिले, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाए कि ये हो सकता है, जो ओपन एंडेड हो, जैसे माइट, मोस्टली, वन ऑफ दी, सम टाइम, मोर देन, मच, ऑट टू बी, सीम्स, ऑफन, जनरली। तो जो ये पॉसिबिलिटी वाले कीवर्ड्स होते हैं ये नॉर्मली सही होते हैं। और देखो ये सारे अप्रोच आप जीएस में भी यूज़ करते हो, बिकॉज जो जीएस का पेपर होता है और आप सीसेट के जो पैसेज देखोगे मेजरली इन्हीं थीम्स पे बेस्ड होते हैं। हेल्थ पे आपको पैसेज पूछेगा, एजुकेशन में पूछता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड पैसेज आता है, एनवायरनमेंट रिलेटेड, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड पैसेज आएगा। तो जो मेजर थीम है जो आप जीएस में पढ़ते हो उसी बेसिस पे आपको सीसेट में भी पैसेज मिलता है। डेट इज़ वाई जो ये थीम्स हैं, जो ये कीवर्ड्स हैं, वो सीसेट में भी वर्क करते हैं। नाउ आप एक चीज़ समझो, 2 बात होती है, एक होता है आइडियलिज्म, दूसरा होता है प्रैक्टिकलिटी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप सारे पैसेज पढ़ो, सारे पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आप टाइम रहते हुए पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप ये देखो कि आपको ऑन एवरेज 27 पैसेज देखने को मिलेंगे पेपर में, और हर पैसेज में मान लो आप 3 मिनट भी लेते हो तब भी आपको 80 मिनट लग जाएगा 27 पैसेज सॉल्व करने में। आपका पेपर 120 मिनट का होता है, डेट मीन्स आपके पास 40 मिनट रहेगा रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करने में, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको मैक्स टू मैक्स पूरे पैसेज को 45 से 50 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना होगा। इसीलिए आप हर एक पैसेज को 2 मिनट दोगे, 3 मिनट दोगे, हर पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो टाइम कंस्ट्रेंट की समस्या बहुत आएगी। इसीलिए आपको आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बोलने पे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, पैसेज को समझो, उसके बाद ऑप्शन को टिक करो, बट ये एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नहीं होता। बिकॉज आपको सीसेट में सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इन 50-55 क्वेश्चन में रीजनिंग भी होता है, मैथ भी होता है और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। डेट इज़ वाई कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप ऑप्शंस को पढ़ो, ऑप्शंस में क्या दिया उनको समझो, उसके बाद आप अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करो, क्वेश्चंस में इन कीवर्ड्स को ढूंढो, ये कीवर्ड्स पेपर में है या नहीं है। आप ये प्रोसेस करोगे तो एटलीस्ट आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जिन 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो
उसके लिए आप पैसेज पे जाओ, और पैसेज को आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, पैसेज को आपको फास्ट रीड करना है, ग्लांस थ्रू करना है। पैसेज पढ़ते वक्त भी आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि क्या कीवर्ड दिया है। फॉर एग्जांपल ये 2023 का पैसेज है, तो जो जो कीवर्ड्स है ना आप उनको टिक करते जाओ कि हाँ यहाँ ये कीवर्ड है, यहाँ ये कीवर्ड है। इस तरह आप ग्लांस थ्रू करोगे, इस तरह आप ग्लाइड करोगे पैसेज को देख के, तब बहुत ईजिली आप पैसेज के क्रक्स को समझ लोगे। इसके बाद जो करेक्ट आंसर है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। यही आपको अप्रोच अपनाना है जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। हम अभी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, एंड जो मैंने आपको अप्रोच बताया है उसी अप्रोच के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आप खुद देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने में। और देखो ये सब तरीका, ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बहुत लोग यूज़ करते हैं। जो लोग पेपर क्लियर करते हैं ना वो सभी लोग यूज़ करते हैं। बस अंतर यही होता है कि कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। आपको भी ये स्किल डेवलप करनी होगी अगर आप चाहते हो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन ना फंसे, आपका सीसेट ना फंसे, आपका प्रीलिम्स ना फंसे। तो ये तरीका, ये स्किल आपको अडॉप्ट करना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम 2023 का पेपर देखते हैं और हमारा अप्रोच वही रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पे जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। देखो इमीडिएट की बात कर रहा है, रैशनल की बात कर रहा है और प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। पहला क्या बोल रहा है, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। यहाँ कीवर्ड क्या है, नेशनल हो गया, प्रैग्मेटिक हो गया, लीगल हो गया, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा बोल रहा है ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर क्रिएटेड। इतना ईजी नहीं होता कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दो। ऊपर से यहाँ पे पूछ रहा है इमीडिएट, तो रिवर सिस्टम को लिंक करना इमीडिएट प्लान नहीं है, इमीडिएट एक्शन नहीं है, आपका बी चला जाएगा। इसके बाद बोल रहा है वाटर चैनल बिटवीन द रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिशिएंट शुड बी क्रिएटेड। इसको हम पैसेज में देखेंगे, पैसेज में कहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये। डी बोल रहा है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का ना पिलर है, हमारा जो सोसाइटी है वो एग्रीगेरियन बेस्ड है। तो ये सॉल्यूशन कभी भी नहीं आ सकता कि वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर की जो वाटर डिमांड है उसको रिड्यूस कर देनी चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। बट इसके बाद हम पैसेज पे जाके देखेंगे कि पैसेज बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट रिवर वाटर को लेके। ऑफ 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड, 75% पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन, क्लाइमेट चेंज, डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, नीड फॉर एग्रीकल्चर, इंक्रीज्ड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से वाटर स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद बोला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सिर्फ इंटर स्टेट रिवर जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या बोल रहा है, की टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इज़ अ बेसिन बेस्ड अप्रोच। तो बैलेंस इंश्योर करने के लिए हमको बेसिन बेस्ड अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। अलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और यहाँ क्या बोल रहा था, नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। और वही यहाँ कह रहा है कि जो भी आप पॉलिसी बनाओ वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। कौन सी क्राइटेरिया, रिवर बेसिन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग वाटर यूज डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़ एक्सेट्रा, वाइल एंश्योरिंग एनवायरमेंटल नीड। तो पूरे पैसेज में ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि आपको वाटर चैनल बनाना है बिटवीन वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट रीजन। सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको पॉलिसी बनानी है जो कि प्रैग्मेटिक होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। तो ईजिली बिना पैसेज पढ़े भी आप आराम से बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है, ए है। जो कीवर्ड है वो ध्यान दो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रैग्मेटिक कीवर्ड है और यहाँ पे बोल रहा है इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ना यहाँ पहला पढ़ो, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज़। मस्ट कह रहा है और यहाँ पे सिर्फ रूरल एरियाज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे अर्बन की बात नहीं कर रहा है, तो इसको आप रखो। इसके बाद देखो, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ ईआर। लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। सी देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर। सिर्फ स्किल्ड वर्कर के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कह रहा है। बिना पैसेज पढ़े भी आप इसको गलत मान सकते हो, सिर्फ स्किल्ड वर्कर ही ज़रूरी है, बाकी लोग ज़रूरी नहीं है। सी आपका चला जाएगा। डी देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। देखो यहाँ पीपल की बात कर रहा है, यहाँ सबकी बात कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड वर्कर की बात कर रहा था, ये चला जाता। इसके बाद आप पैसेज देखो, पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वीमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम अनीमिया। तो यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहा है, अनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडी दे वर एनीवेयर बिटवीन 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। तो अनीमिया की वजह से ये लेस प्रोडक्टिव है। देन दे कुड बी, इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का भी बर्डन है,
कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। देखो, लॉस प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मैनी मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी माल नरिश चिल्ड्रन जो हैं वो वर्स हैं एज़ कम्पेयर टू नरिश्ड पीयर। फॉर एन इकॉनमी डेट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। तो देखो, यहाँ कहीं भी ना ये नहीं बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज़ में, तो आपका ये चला जाएगा। इसके बाद देखो, ये आपका चला ही गया। स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ कह रहा है, बट ओवरऑल देखो यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन पे जो फोकस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर डी होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ऑब्जर्व करो कि बिना पैसेज पढ़े ही आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो, और इसी तरह आपको फास्ट करना है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ तो 2 से 3 मिनट लग रहा है, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आपको 1 मिनट लगेगा ये पैसेज सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, बाय द वे, ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ पे सिर्फ पैसेज है, 2014 से लेकर 2023 में जो भी पैसेज आए थे उनको यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है। इसको आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप पैसेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। पहला क्या बोल रहा है? एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? ये प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। ये देखो, यहाँ पे आपका बत्ती जलनी चाहिए कि ये गलत हो सकता है। बी, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न। ये हमको नहीं पता, हो सकता है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजन। हो सकता है। डी, सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यही आपको काट देना चाहिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है। सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसी फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। एडाप्टेशन भी पॉसिबल है और मिटिगेशन भी पॉसिबल है। आपका डी चला जाएगा। इसके बाद देखो, ए भी आपका चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है। ऐसा हो नहीं सकता। इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी होती है, सोसाइटी की होती है, गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं पैसेज में क्या बोल रहा है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल, मार्जिनल एंड लेस एजुकेटेड एंड पॉजेसेस लो अडेप्टेटिव कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ क्रेडिट की वजह से क्रेडिट नहीं होता एंड अदर कंस्ट्रेंट। इसी वजह से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फार्मर्स जो हैं वो बहुत ईजिली या फिर सुरक्षता से अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी को, अडेप्टेशन कैपेबिलिटी को अडॉप्ट कर लेंगे। इवन इफ़ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेज। अगर ये पॉसिबल भी है तब भी जो लॉसेस हो चुका है उसको ऑफसेट नहीं किया जा सकता। टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज़ पैरामाउंट। बहुत ज़रूरी है अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग साइड फास्ट मिटिगेशन। तो अडेप्टेशन प्लस मिटिगेशन दोनों ज़रूरी है। यहाँ जो कह रहा था ना डी कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, देखो यही गलत हो गया। Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require government to come up with policy recommendation. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए अडेप्टेशन पे, बट ये कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। तो आपका ये भी चला जाता। इसके बाद क्या कह रहा है? परसेप्शन इज़ नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। परसेप्शन प्रीरिक्विजिट है। यहाँ क्या कह रहा है? रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम। आपका सी सही हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा है। लैंड यूज़ पैटर्न की बात यहाँ पे कहीं नहीं कह रहा है, तो आपका बी भी चला जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो भी एब्जर्ड कीवर्ड है उनको आप हटा देते हो तो आप आंसर तक पहुँच जाते हो। और बाकी जो आपकी जीएस की नॉलेज है, जो आपकी जीएस का एक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको यहाँ पर लगाओ। बिकॉज ये पैसेज जिस थीम पर रहता है वो ये मेजर थीम्स हैं। सोशल सेक्टर के थीम है, एनवायरनमेंट के थीम है, इकॉनमी के थीम है। तो यहाँ पे एब्जर्ड या फिर बिल्कुल अजीब सा सॉल्यूशन नहीं होगा। जो सॉल्यूशन रैशनल होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, वही सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 को। क्रूशियल मैसेज आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या बोल रहा है? बिजनेसेस डेट कॉस्ट इमिशन में नीड टू क्लोज डाउन। बिजनेसेस को क्लोज डाउन करने की बात कह रहा है। ये देखो एक एक्सट्रीम बात है, कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि आप बिज़नेस को ही क्लोज डाउन कर दो। ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा? आपका ए जो है गलत हो जाएगा। बी देखो, दी ओनली सॉल्यूशन इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही एकमात्र सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। इवन आप बिहेवियर में चेंज लाओगे तब भी आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हो। बी चला जाएगा। सी बोल रहा है वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखो नॉट बोल रहा है, बट पूरा मतलब पढ़ो। पूरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हम वेट नहीं कर सकते कि भाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो तब हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, हमको अभी इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा।
ये आपका एक पॉजिटिव बात कह रहा है। डी देखो, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो अनसर्टेन है। अब देखो पैसेज में क्या बोल रहा है, द एमिशन ह्यूमन पुट्स इनटू एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing at huge cost or suffering through the effect of unabated warning. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fails. The world cannot afford recklessness on such climate change. तो यहाँ पे डायरेक्टली ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। डैट इज़ वाई आपका डी चला जाएगा। सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको स्टेप लेना पड़ेगा क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने का वेट नहीं कर सकते। ये देखो स्टेटमेंट तो सही है, बट यहाँ पैसेज में कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है कि हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज मोस्ट रैशनल अजम्पशन। पहला बोल रहा है वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। देखो यहाँ पर लाइकली एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये हो सकता है। सेकंड बोल रहा है इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ भी सिर्फ ओनर्स ना गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहा है। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात करता है कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो गलत हो जाता है। तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर का भी है, एनवायरनमेंट को लेके, हेल्थ को लेके। सी देखो, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। बहुत ही एब्सर्ड बात कर रहा है, पूरी तरीके से गलत है। हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों जुड़े होते हैं, हैंड इन हैंड जाते हैं। डी क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न वैल्यूज़ लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। ये हम देखेंगे पैसेज में कि कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ पैसेज पढ़ो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। देखो पहले ही लाइन यहाँ कह रहा है, तो ये जो आपका कह रहा था ना कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, वो गलत होता। सी देखो यहाँ गलत हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम बट दिस आइडिया अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। तो चेंज इन लाइफस्टाइल जो है वो एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकता है, बट इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। विथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयर ऑफ लीड टू इनर्शिया। विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेके अगर हम कोई इंडिविजुअल एफर्ट डालें तो वो बहुत निग्लिजिबल एफर्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि सिर्फ मैं प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ नहीं करूँगा, मैं बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ यूज़ करूँगा, तो सिर्फ आपके करने से जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यही इंडिविजुअल चॉइस अगर हम हेल्थ के ऊपर अप्लाई करें तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीने और मरने के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड येट बारिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी सम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं कह रहा है कि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो है या फिर वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग को प्रमोट कर रहा है। कहीं भी स्पेसिफिकली वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा है। सिंपली क्या बोल रहा है कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम क्योर के ऊपर ध्यान देते हैं। बीमारी हो जाएगा तो हम दवा कराएंगे, बट उससे पहले बीमारी ही ना हो उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ देखो हमने बिना पैसेज पढ़े दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था, बी और सी। ए और डी में कन्फ्यूज़न था, हमने पैसेज ग्लांस थ्रू किया, कहीं भी वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा है, डी चला गया। आपका आंसर क्या हो गया, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ भी हम पहले ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट क्रक्स ऑफ पैसेज। पहले बोल रहा है द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो पैसेज में देखेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क करो। बी कह रहा है वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट अ सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। हो सकता है यहाँ पॉलिसी की बात कर रहा है, इस पर डाउट है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क हो तो वो नॉर्मली सही होता है। सी बोल रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डी देखो यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई, यहाँ को मस्ट कह रहा है, वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल एलिमेंट। अब वो क्या यहाँ पे बोल रहा है, मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय बट नॉट टू हेल्दी। फूड जो एंजॉय करते हैं वो खाना पसंद करते हैं बट वो हेल्दी नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एनसीडी होता है। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर के ऊपर बहुत बर्डन आता है। एंड दिस विल डिरेल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इससे हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी स्लो डाउन हो जाता है। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। बहुत लोग जानबूझ के अनहेल्दी फूड खाते हैं
बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस ही नहीं है, या तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डाइट है वो मोनोटोनस हो गया है और उनको डेली न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा फूड सिस्टम है वो न्यूट्रिशनल नीड को अच्छे से केटर भी नहीं करता है। तो देखो यहाँ कहीं भी यूबीआई की बात नहीं हो रही है, ये आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी जीएम क्रॉप की बात नहीं हो रही है, सी गलत हो जाएगा। इसके बाद बी और डी में देखो सिंपली यहाँ लास्ट में यही बोल रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा फूड सिस्टम है वो हमारे न्यूट्रिशनल नीड को केटर नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई हमको एक ऐसी पॉलिसी डिराइव करनी होगी जहाँ पे वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर। अब ये फूड बेस्ड न्यूट्रिशन कैसे करेंगे? जीएम क्रॉप के थ्रू करेंगे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के करेंगे, ये बात की बात है। बट इसका क्रक्स क्या है? हमको एक पॉलिसी बनानी है जहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो सेंटर स्टेज ले। दैट इज़ वाई तो इसका सही आंसर था बी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन। पहला बोल रहा है आर्बिटरी कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसके बारे में नहीं पता, पैसेज में देखेंगे। बी बोल रहा है नीजर रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। हो सकता है आपको नीजर रिएक्शन नहीं देना है, कोई चीज़ को बहुत ही स्मूथली बहुत ही ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ये हो सकता है। और अगर आपके पास टाइम ना हो ना तो आप ये कीवर्ड देख के एविडेंस बेस्ड अप्रोच इसको मार सकते हो कि ये सही हो सकता है, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स हैं, पॉलिसी बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। सी देखो, अ हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट। ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरफ ऑप्शन बी है जो बहुत ही जेनरिक बात कर रहा है, एक सॉल्यूशन देने की बात कर रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है कि हमको पेनल्टी इम्पोज कर देनी चाहिए। डी क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विथ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्री डिसीजन। तो देखो ये ना नेगेटिव टर्म में दिखा रहा है गवर्नमेंट को कि देखो लॉ तो नहीं है, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्बिट्री डिसीजन लेता है। तो आपका डी और सी चला जाएगा ना। हम पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि पैसेज में कहीं भी आर्बिट्री कर्व ऑन व्हीकल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू टैकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम पॉलिसी मेकर थिंग्स ड्रास्टिक एक्शन लाइक ऑड इवन स्कीम चलाना, स्कूल को क्लोज कर देना, फैक्ट्रीज को क्लोज कर देना, किसी सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल को बैन कर देना आर दी वे फॉरवर्ड। तो देखो यहाँ पैसेज क्या बोल रहा है, पॉलिसी मेकर थिंक, वो ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सॉल्यूशन है। इवन द एयर इज़ नॉट क्लीन, व्हीकल मोर देन 15 ईयर ओल्ड कंप्राइजेज ऑफ 1%। जो व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी संख्या सिर्फ 1% की है। एंड टेकिंग देम ऑफ ऑन द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। रोड से उनको हटाना, उनको बैन करना कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन था आर्बिट्री कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खुद बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। इसके बाद आप नीचे क्लियरली देख सकते हो लिखा है आर्बिट्री बैन ऑन व्हीकल दैट हैव पास द मैंडेट फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन आर अनफेयर। तो ये चीज़ जो है वो अनफेयर है। डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। प्लस यहाँ पे ये देखो व्हाट इज़ नीडेड इज़ साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब एविडेंस बेस्ड अप्रोच, इसकी ज़रूरत है। आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ भी हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉजिकल इन्फ्लुएंस आपको निकालना है। पहला बोल रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। हो सकता है हमको नहीं पता। बी बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म। हो सकता है नहीं पता। सी बोल रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर डेट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो यहाँ भी हो सकता है, और ये मुझे लगता है थोड़ा टफ पैसेज है, क्योंकि यहाँ तीनों जो है बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है। डी देखो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं सप्लाई चेन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहा है कि नहीं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एनकरेजेस कंपनी टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड। क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है? बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहेंसेज एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो क्या यहाँ पे इंश्योर बोल रहा है, बट ये एनहेंस होना चाहिए। आपका ए चला जाएगा, क्योंकि देखो सेम लाइन है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहेंसेज एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यहाँ बोल रहा है इंश्योर करेगा। इसके बाद देखो इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर आर मेट। तो जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, डिस्क्लोजर होगा, टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा सारे स्टेक होल्डर का, वहाँ इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे। नाउ यहाँ पे देखो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की बात कहीं नहीं कर रहा है, आपका डी चला जाएगा। बी बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म। जी हाँ, यही लाइन बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे।
तो जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो फर्म की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ये एक ओवरऑल बात कह रहा है, ये एक पर्टिकुलर बात कह रहा है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पूरा पैसेज जो है, इस पैसेज का जो इन्फ्रेंस है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, ना कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में। तो जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा वो सही होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट क्या इंश्योर करेगा, बट राइट आंसर आपका ये होगा कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इंश्योर करता है। सो दैट इज़ वाई जो इसका सही आंसर था वो बी था। देखो यहाँ पे ना बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आपको फाइनली ये देखना है कि ओवरऑल पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ क्वेश्चन देखो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस। पहला बोल रहा है द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। देखो नीड्स टू बी बोल रहा है, वास्ट एरिया हो सकता है, देखते हैं। बी बोल रहा है एलिफेंट आर द कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, हो सकता है। सी बोल रहा है रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट, कैन नॉट बी मेंटेन, ये गलत है। ऐसा बहुत सा जंगल है, बहुत सा एरिया है जहाँ पे एलिफेंट नहीं है, बट वहाँ पे फिर भी रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो सी गलत हो जाएगा आपका। डी बोल रहा है एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो हम डी देखते हैं डी सही है कि नहीं है। एलिफेंट आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्रिएटिंग क्लियरिंग इन फॉरेस्ट प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ सर्टन प्लांट स्पीसीज एंड अलाउइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स which in turn provides sustenance to other herbivorous animal. Elephant can eat plant food and seed which they defecate in other places as they travel. Elephant dunks provide nourishment to plant. तो यहाँ पे सारी बातें यही कह रहा है कि एलिफेंट क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए, क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और किस तरीके से वो बेनिफिट करते हैं। यहाँ बस बेनिफिट की बात कह रहा है। वैसे यहाँ पे देखो एक लाइन है, एलिफेंट ईट प्लांट फ्रूट एंड सीड्स प्रोपोगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर्स प्लेसेस एज दे ट्रेवल। तो जो फल फ्रूट वो खाते हैं उसके बाद जो ट्रैवल करते हैं, जब वो डेफिकेट करते हैं तो उसके थ्रू सीड्स का जर्मिनेशन होता है, प्लांट ग्रो होते हैं। ऐसा यहाँ कहीं नहीं बोल रहा है कि एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, जहाँ वो चाहेंगे जब वो चाहेंगे वहाँ ग्रोथ करेंगे, तो उनके रिक्वायरमेंट के थ्रू चीज़ें नहीं होती हैं। जस्ट बिकॉज एलिफेंट उस फॉरेस्ट में है, उस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, अपने आप ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, एलिफेंट जो है वो कीस्टोन स्पीसीज़ हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं। आपका आंसर बी करेक्ट हो गया। बाकी डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, कैनॉट है यहाँ बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद ए है, कहीं भी स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कह रहा है। पूरा पैसेज ये है कि एलिफेंट कैसे बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं और कैसे वो कीस्टोन स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट बोल रहा है कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसी। देखो ये भी गलत है। अभी हमने ऊपर 2-3 जगह देखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट पे ओनर्स नहीं होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं ये। तो बिना पैसेज पढ़े मैं ये बता सकता हूँ कि पहला जो है वो गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर। क्यों, गवर्नमेंट सेक्टर भी तो हैंडल कर सकती है। इसका मतलब यही गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को ये नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। आपका 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा डी। एक बार हम पैसेज भी पढ़ लेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं। पहला बोल रहा है जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव बहुत सस्ता है, देखते हैं क्या बोलता है पैसेज में। बी बोल रहा है बायोमिथेनेशन इज़ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। देखो मोस्ट आइडियल वे की बात कह रहा है। अभी हम पैसेज देखते हैं, पैसेज में क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, हो सकता है। डी बोल रहा है द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्यूनसिपल वेस्ट इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। जब नॉट एडिक्वेट है तो इतना पैसेज दिया ही नहीं होता कि कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे रिसाइकल करना है। आपका डी जो है गलत हो जाएगा। नाउ देखिए पैसेज में क्या बोल रहा है, इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज़ रेयर, रिसाइकलिंग इज़ मोस्टली विथ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर है ये। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन विच लिव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो जो यहाँ पे बोल रहा है ना इनएक्सपेंसिव होगा वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहा है कि 3/4 से ज़्यादा बजट जो है वो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में ही चला जाता है, बाकी काम के लिए पैसा ही नहीं बचता है। तो आपका ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस, आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू लैंडफिल। तो जो वेस्ट टू एनर्जी है वो लैंडफिल में जाने से पहले, जब सेग्रीगेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है, उसके बाद होता है। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट एंड कैलोरीफिक वैल्यू। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर 50% एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स मेजर सॉल्यूशन। देखो यहाँ मेजर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है मोस्ट आइडियल सॉल्यूशन। आपका बी भी चला जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा।
और यहाँ जो मैंने बताया ना, कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का काम है और कहीं ये भी नहीं कह रहा है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का काम है। इसका डी हो जाएगा, इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी पहले आप ऑप्शन पढ़ो। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज क्या अजम्पशन मेड है। पहला बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। अनसेफ होता तो गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट ही नहीं करता। आपका 1 गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है फार्मर एंड कंज्यूमर नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। बिना पैसेज पढ़े ही यहाँ बता सकते हो कि इसका आंसर बी होगा। 34 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल। मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल। पहला बोल रहा है इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। नॉट बी प्रमोटेड क्या है, गवर्नमेंट तो प्रमोट करती ही है, ये गलत हो जाएगा। बी बोल रहा है देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइज़र, ये भी गलत है। गवर्नमेंट प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है या फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, वो सारा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट करता है, ये आपका बी चला जाएगा। सी बोल रहा है इन इंडिया फार्मर नीड्स टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल वर्ड है, सी सही हो सकता है। सिंपल बात कह रहा है कि फार्मर्स को गाइड करना है, हेल्प करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए। डी बोल रहा है द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इस प्रोडक्ट। दुनिया में बहुत जगह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और अगर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा ही क्यों। डी गलत हो जाएगा। बिना पैसेज पढ़े हमको पता चल गया इसका आंसर क्या होता, सी होता। एक बार पैसेज देखो, पैसेज में कह क्या रहा है। देयर इज़ अ क्लेम डेट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। यहाँ बता रहा है खुद ही कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सेफर है, हेल्दियर है। जो पहला बोल रहा था ना, ये आपका गलत हो जाता। द रियलिटी इज़ दैट बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, फार्मर एंड कंज्यूमर कन्फ्यूज्ड अबाउट what product are best for them but sometimes use product that harm them। चूँकि उनके पास नॉलेज नहीं है, चूँकि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री उतना रेगुलेटेड नहीं है, तो जो फार्मर हैं, कंज्यूमर है, उनको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है और कई बार ऐसा होता है कि इसके चक्कर में वो गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, फार्मर ऑफन यूज़ फार्म मैन्योर जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल होता है। कुछ सर्टन प्लांट स्प्रे भी यूज़ कर लेते हैं जिसमें एट्रोपिन होता है। अगर ये सारी चीज़ें राइट डोज में नहीं अप्लाई की गई तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को हार्म करेगा। देखो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमको उनको हेल्प करना है, उनको गाइड करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा है। इसका राइट आंसर होता सी और यहाँ पे इसका राइट आंसर होता बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज क्या अजम्पशन मेड है। यहाँ देखो 4 हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, बट यहाँ पे जो भी ऑप्शन बड़ा होता है ना उसमें आपको उतने ही ज़्यादा हिंट मिल जाते हैं। पहला बोल रहा है to implement sustainable development goal and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they don't address malnutrition। बिल्कुल ही absurd है ये कि सिर्फ मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमको अप्लाई करना है इवन इफ़ दे डोंट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। हमको हंगर भी दूर करना है और माल न्यूट्रिशन भी दूर करना है। पहला गलत हो जाएगा। पहला जाने के बाद आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब तीसरा तो सही है ही, तीसरा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको दूसरा और चौथा देखना है। दूसरा बोला है डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। अगर फूड डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा और इकोसिस्टम को भी करेगा। क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन्स, देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसिडर क्रॉप डाइवर्सिटी। अब एक बार हम पैसेज देख लेते हैं कि ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज्ड resulted in disappearance of many nutritious food। ठीक है। while food grain production has increased it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition। तो माल न्यूट्रिशन एक समस्या है। यहाँ जो ये बात कर रहा था ना पहला वाला कि माल न्यूट्रिशन एड्रेस नहीं करेगा तब भी हमको ये अप्लाई करना चाहिए, ये गलत हो जाता। इसके बाद देखो फॉर लॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलरली स्टेपल विच लेड टू लोअर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स impacting food and nutritional security। Further intensive monoculture agriculture practices can perpetuate to the food and nutritional security problem by degrading the quality of land, water and food derived through them। तो यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही मोनोकल्चर पे, इसीलिए जो फार्मर है सिर्फ उसको उगा रहे हैं। तो आपका 4 चला जाता। राइट आंसर क्या है 2 और 3। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 14-15 पैसे सॉल्व कर लिया है। देखा जाए तो 27 पैसेज आता है, उसमें से हाफ ऑफ द पैसेज हमने 2023 का सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड हाफ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखो,
पैसेज को पहले खुद से सॉल्व करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, खुद से अपने थॉट्स लगाओ। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखो तो ये सोचो कि इस पैसेज में कैसे सोचना है और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ पे सिर्फ पैसेज है तो आपको पैसेज सॉल्व करने में, पैसेज प्रैक्टिस करने में ईजी होगा। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड इसके बाद जो ये कीवर्ड का पेज है ना, इसको भी डाउनलोड कर लेना। जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिया गया है उनको ध्यान में रखो। जब भी पैसेज सॉल्व करो तो इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखो कि आपको ऑप्शन में ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं।